हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य अध्ययन पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के अंतर्गत आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का। भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर 3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड, इन तीनों राज्यों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इन तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी सन 2000 ईस्वी में, लेकिन इनकी तारीख अलग अलग थी। जैसे छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर को, उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर को और झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर को सन 2000 ईस्वी में। ध्यान रखना, तीनों राज्यों का गठन सन 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। तो तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर हुआ था। यानी कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश राज्य का ही भाग था, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ सन 2014 ईस्वी में, 2 जून 2014 ईस्वी को। और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि सबसे पहले गठित हुआ था भाषा के आधार पर। कब हुआ था? 1 अक्टूबर वर्ष 1953 ईस्वी में। 1 अक्टूबर वर्ष 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए बनने वाला भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य था। और अगर आपको इसको देखो, ये मैप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन सभी को कि कौन सा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड, इन तीनों राज्यों की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई। और ये तीनों राज्य कहाँ पर पड़ते हैं? तो देखो, ये रहा भारत का मैप, ये रहा हमारे पास में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कौन? उत्तराखंड, यानी कि यूके, जिसको आज के समय पर यूके के नाम से जानते हैं। नीचे फिर ये बराबर में यहाँ पर पड़ता है बिहार, और बिहार से अलग कौन हुआ? झारखंड, JH। ठीक है। और ये पड़ता है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था? ये वाला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या कि 2 जून 2014 को कौन सा बना था? तेलंगाना। और तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो तेलंगाना होता आंध्र प्रदेश से अलग। ये रहा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो ये लोकेशन है तेलंगाना की। जब भारत में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को, उस समय पर भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य थे, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन आज के समय पर वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है? 8 है। क्योंकि ये वैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में सारे के सारे डिस्कस कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हो, पूरी की पूरी एक सीक्वेंस में मैंने समझाया कि किस तरीके से किस राज्य का गठन किस वर्ष किस संशोधन के द्वारा हुआ। ये सारी बातें आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, संविधान की संप्रभुता नीति है। तो संविधान की संप्रभुता नीति है जनता में। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि वो क्या बताती है? सोर्स ऑफ द पावर बताती है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो संविधान की संप्रभुता किस में नीति है? जनता में। और इस जनता का मतलब क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग कौन? भारत के नागरिक। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था का जो प्रशासनिक ढांचा है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। तो देखो, ये जो संघीय व्यवस्था है क्या है? मतलब कि हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था को लिया है। यानी कि केंद्र हमारा क्या रहेगा? ज़्यादा पावरफुल रहेगा, और राज्य क्या रहेगा? उसकी कंपैरिजन में कम रहेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रहेगी? ज़्यादा पावरफुल रहेगी, और स्टेट की गवर्नमेंट कम पावरफुल रहेगी। साथ ही साथ हमने कनाडा से और क्या लिया है? तो कनाडा से हमने लिया है रेसिडुअल्स पावर, जो यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, रेसिडुअल्स पावर, उनको लिया है, अवशिष्ट शक्तियाँ। और आप देखोगे कि जो राज्य के अंतर्गत गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वो मॉडल भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से ही लिया है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य लिया गया है। तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। जो मूल कर्तव्य है ये भारतीय संविधान के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। इनको क्या करा? बाद में जोड़ा गया।
अब जब संविधान में इनको बाद में जोड़ा गया तो इसके लिए सामान्यतः संविधान में क्या करना पड़ा होगा, संविधान संशोधन करना पड़ा होगा। तो इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। उस समय पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के एक कैबिनेट मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण होता है जिसको SSS सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 10 कब थे, वर्ष 1976 ईस्वी में। अब जो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया इसको भी किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि वर्ष 2002 ईस्वी में किया गया था। देखो ध्यान से समझ लेना, 42वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 ईस्वी में। किस समिति ने करा था, किसकी सरकार में होता, इंदिरा गांधी जी की सरकार में। और कमेटी कौन सी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब, वर्ष 1976 ईस्वी में। लेकिन इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में। तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। इन मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया। जो सोवियत संघ है इसको USSR के नाम से जानते हैं। USSR का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो कि 15 कंट्रीज का ग्रुप था, यानी कि ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज था, जो कि 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को बना था और 25 दिसंबर 1991 को ब्रेक हो गया था। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि USSR कब ब्रेक हुआ, तो वर्ष 1951 ईस्वी में ब्रेक हुआ। जैसे कि आज के समय पर रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये दोबारा से फिर पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये क्या था, ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज, यानी कि 15 कंट्रियों का एक ग्रुप था, ठीक है। और USSR में कितने टाइम जोन होते थे, तो इसमें 11 टाइम जोन होते थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है। देखो हम ब्रिटेन के डोमिनियन थे, तो जो सिस्टम पहले से हमारे ऊपर चला आ रहा था हमने उसी को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। और नागरिकता कैसे ली, एकल नागरिकता। जबकि आप अमेरिका में देखोगे, जो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक वहाँ पर स्टेट की होती है और दूसरी वहाँ पर सेंटर की होती है। लेकिन आप भारत के किसी भी एरिया में पैदा हो जाओ, किसी भी राज्य में पैदा हो जाओ, आपको केवल और केवल केंद्र की नागरिकता मिलती है, अर्थात भारत की नागरिकता मिलती है। आपको ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में पैदा हुए आपको उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता मिलेगी और भारत की अलग से नागरिकता, ऐसा नहीं है। आपको केवल भारत की नागरिकता मिलती है। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप, वहाँ स्टेट के साथ साथ आपको केंद्र की भी नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट, विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण, ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो जो अमेरिका का संविधान है उससे हमने फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, जिनको संविधान के भाग 3 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और उसको कहाँ से लिया था, अमेरिका के संविधान। और नेक्स्ट क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण को भी कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया है, तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, अर्थात हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसका कंसेप्ट भी हमने इसी अमेरिका से लिया है। और एक आपको देखने को मिलेगा क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, वो भी अमेरिका से ही लिया है। यानी कि फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरीक्षण, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी वो, और महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, ये सारे के सारे हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है।
देखो इसको जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको इस बात से कंफ्यूज मत करना विधि निर्माण की प्रक्रिया। जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है ये हमने लिया ब्रिटेन से, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको लिया जापान से। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हुआ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो कहाँ से लिया है? जापान से। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको अंग्रेजी में डीपीएसपी बोलते हैं, डीपीएसपी। और डीपीएसपी में कितने वर्ड आते हैं? 4। तो इसका मतलब याद रखना कि ये भाग 4 में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और ध्यान रखना कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहाँ पर आते हैं? भाग 4A में। और भाग 4A में कहाँ पर? आर्टिकल 51A में। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और डीपीएसपी कहाँ आते हैं? भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, और इनको कहाँ से ले गए? आयरलैंड से। जबकि आयरलैंड के संविधान में कहाँ से आए थे? तो आयरलैंड के संविधान में आए थे स्पेन से, वर्ष 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 54 और 55 में डिफाइन है, ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया है। और देखो ये आपके सामने एक बहुत अच्छा चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटेन से हमने अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इन सभी का हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची, जो कंकरेंट लिस्ट है। आप देखोगे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट आपको दिखाई देंगी, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी कंकरेंट लिस्ट और तीसरी स्टेट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट है ना, समवर्ती सूची, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल 108 में डिफाइन है, जॉइंट सिटिंग, वो भी कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है, और इससे हमने क्या लिया? आपातकाल लिया है। आपात के समय पर मूल अधिकारों का स्थगन, ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से। और जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सोवियत संघ, यानी कि अभी डिस्कस करा है हमने यहाँ से, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। और प्रस्तावना में जो 3 शब्द आपको दिखाई देंगे, सोशलिस्ट, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, जो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, वो भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। फ्रांस की क्रांति से हमने क्या लिया है? गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, यानी कि लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट भी कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया हमने। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पर है? आर्टिकल 368 ईस्वी में। नेक्स्ट अभी बताया कि जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। कहाँ पर? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 कहाँ पर आता है? भाग 20 के अंतर्गत आता है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1951 ईस्वी में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय है, संघ सूची में ज़्यादा विषय होंगे ऑब्वियसली, तो 100 विषय हैं। और कंकरेंट यानी कि जो समवर्ती सूची है उसमें कितने हैं? 52 विषय हैं। जो समवर्ती सूची का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया था हमने? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से हमने जो हमारी प्रियम्बल है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कहाँ से ली थी? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। जबकि जो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का विचार है वो हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से। और प्रस्तावना का जो चार्टर है वो कहाँ से लिया था? यूएनओ से। 3 क्वेश्चन देखो याद रखना। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की विचार कहाँ से लिया? अमेरिका से। और प्रस्तावना का चार्टर कौन सा है? तो यूएनओ का है। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय है। संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय। इन तीनों सूचियों को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो 7वें अनुसूची में। 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूची देखने को मिलेगी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। ठीक है,
7वीं अनुसूची में 3 सूची, ठीक है, संघ, राज्य और संवर्ती, ये 3 सूची देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। यानी कि संवर्ती सूची के विषयों पर कौन बना सकता है? केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जबकि जो यूनियन लिस्ट है जिसमें 100 विषय हैं, इस पर कौन बनाएगी? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बनाएगी, उसके पास 61 वो है। और जो ये कंकरेंट लिस्ट है, इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, और इसमें कितने हैं? 52 विषय हैं। नेक्स्ट, वन एवं पर्यावरण किसका विषय है? तो संवर्ती सूची का है। वन एवं पर्यावरण संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, अभी डिस्कस किया है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है किसका? संवर्ती सूची का। नेक्स्ट, शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखो, जो शिक्षा है, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय होता था, और अब उसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था, उसको किसका विषय बना दिया? संवर्ती सूची का विषय बना दिया। अब संवर्ती सूची का विषय बनाने से क्या हुआ? इस पर कौन? सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन पहले क्या था? केवल राज्य कानून बना सकता था। इसको शिफ्ट क्यों किया? देखो, भारत में एजुकेशन की स्थिति सही रूप से नहीं चल पा रही थी, सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों मिलकर काम कर सके एजुकेशन पर, इसलिए इसको ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय किसका है? तो किसका है? राज्य सूची का है। देखो, जब आप पुलिस देखते हो तो पुलिस क्या है? हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, केरला पुलिस, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस हैं। और पंचायती राज, पंचायती राज का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हो हर एक राज्य में अपने इलेक्शन होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश में अलग समय पर होता है, हरियाणा में अलग समय पर होता है, तमिलनाडु में अलग समय पर होता है, महाराष्ट्र में अलग समय पर होता है। तो ये क्या है कि पंचायती राज क्या है? किसका विषय है? राज्य का विषय है, ठीक है। मतलब अलग समय पर नहीं, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में होती है? राज्य सरकार के पास में होती है। ऐसे ही भूमि सुधार से संबंधित, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का चकबंदी अधिनियम पढ़ोगे तो इसमें भी क्या है? भूमि सुधार से संबंधित बातें कही गई हैं। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये सभी किसके विषय हैं? तो संघ सूची के विषय हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो जनगणना है वर्ष 2011 में भारत की जो जनगणना हुई थी, उसमें भारत की कौन सी, एक तो लिंगानुपात बताना है आपको, और दूसरा ये कौन से नंबर की जनगणना थी, और स्वतंत्रता के बाद में कौन से नंबर की जनगणना थी, ये सभी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता का प्रावधान है कैसा? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता प्रभावित है कहाँ से? ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है किसका? संघ सूची का। जब आप भारतीय संविधान का भाग 2 देखोगे तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान में अनुच्छेद देखने को मिलेंगे नागरिकता से संबंधित। एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, वो भी क्या है? नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। और कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से: जन्म से, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि के अर्जन से। यानी कि बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, और अगर किसी एरिया को हम एक्वायर्ड कर लेंगे तो वो उसको भी क्या दी जा सकती है? नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको भारत में कितने साल निवास करना पड़ेगा? 5 वर्ष। और ऐसे ही देशीयकरण के लिए भी, तो देशीयकरण और पंजीकरण के लिए आपको 5 वर्षों के लिए निवास करना पड़ेगा भारत में, तब आप जाकर अप्लाई कर सकते हो या आपको नागरिकता मिलेगी। पहला नागरिक संशोधन बिल कब हुआ? वर्ष 1956 ईस्वी में। और लास्ट टाइम कब हुआ? वर्ष 2019 में। तो इस प्रकार नागरिकता संशोधन जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, जो कि 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। जो मैग्ना कार्टा होता है उसका मतलब होता है ए बिल ऑफ राइट, यानी कि अधिकारों का घोषणा पत्र। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने? 7। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। जो एक अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्या कर दिया? रिपील कर दिया।
देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या था। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जो मूल संविधान था, उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन एक को हमने हटा दिया तो वर्तमान में संख्या कितनी बची? 6। अब जब ये एक मौलिक अधिकार हटाया तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। वो संविधान संशोधन कौन सा किया? 44वां संविधान संशोधन किया वर्ष 1978 ईस्वी में, जिसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को क्या करा? फंडामेंटल राइट के स्टेटस से खत्म कर दिया। क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, ये कहाँ पर आता था? तो ये आता था आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19 की सब क्लोज 1 की सब क्लोज F के अंतर्गत डिफाइन किया गया था। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अब जब 44वां संविधान संशोधन किया तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब इसको क्या करा? भाग 12 के अंतर रख दिया। और भाग 12 में कहा? आर्टिकल 300A में या फिर 300K में। तो वर्तमान में जो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये हमारा क्या है? लीगल राइट है, अर्थात कानूनी अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मूल संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। अब कितनी रह गई? 6। जो 6 रही है, किसको हटाया? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के अधिकार को। जो संपत्ति का अधिकार है किसके द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है कहाँ पर आता था? आर्टिकल 31 और 19 की 1 की सब क्लोज F में आता था। और जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से कहाँ तक है? भाग 3 में डिफाइन किए गए हैं, 12 से लेकर 35 तक। तो 12 से 35 के बीच में लोकेशन है, ठीक है भाई। 12 से 35 के बीच में तो पढ़ रहे हैं ये लोग। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, पहले यही पता आर्टिकल 31 क्या है? 12 से 35 के बीच में। और 19 भी कहाँ है? 12 से 35 के बीच में। तो ये पहले क्या था? हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको फंडामेंटल राइट यानी कि भाग 3 से हटाकर कहाँ घेर दिया? भाग 12 में घेर दिया। और भाग 12 में कहाँ? आर्टिकल 300A में। अब ये क्या हुआ? हमारा लीगल राइट, अर्थात कानूनी अधिकार बन गया। पहले ये क्या था? फंडामेंटल राइट था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो संविधान संशोधन किया गया था तो किसकी पार्टी के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय पर, मोरारजी देसाई, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार या फिर लीगल राइट बना दिया। और इसको कहाँ पर रख दिया? 300K या फिर 300A में। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1978 ईस्वी में। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को है। और ये बात कब पता लगी कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है? केशवानंद भारती के केस में। जो केशवानंद भारती का केस था, यह था वर्ष 1973 ईस्वी में, ठीक है। और इस केशवानंद भारती के केस में क्या होता? आज तक की भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिसके अंतर्गत 13 जज थे। और 13 जजों ने अपना जो फैसला दिया था वो 7/6 के रेशो से सुनाया था। और इसी फैसले में क्या डेवलप किया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूलभूत ढांचे का कंसेप्ट, आधारभूत ढांचा। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत ढांचे का जो कंसेप्ट आया था वो इसी केशवानंद भारती के केस में आया था। और इसी केस में ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, जो उद्देशिका है, वो हमारे संविधान का क्या है? भाग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हाँ या ना भाई? संसद क्या कर सकते हैं? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और इस केशवानंद भारती के केस से क्या हुआ? पता लगा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है। इसका मतलब जब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। तो एक डाउट आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? नहीं भाई, जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रस्तावना में संशोधन करा जाएगा किसके माध्यम से? आर्टिकल 368 के माध्यम से ही होगा, ये भी बात ध्यान रखना। और जो केशवानंद भारती का केस था कब आया था? 1973 ईस्वी में। 13 जजों की सीटिंग बैठी थी, 7/6 से इन्होंने अपना निर्णय सुनाया था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इससे पहले एक केस और आया था 1960 में, जो कि बेरूबारी से संबंधित है, इनरे बेरूबारी केस। इनरे बेरूबारी केस में क्या कहा गया था कि प्रियम्बल क्या है? संविधान का पार्ट नहीं है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। जबकि 1994 ईस्वी में एक केस आया था 1994 में, उसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
यानी कि मूलभूत ढांचे का। उस केस का नाम था SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट किस में डेवलप हुआ था, केशवानंद भारती के केस में। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यार मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आधारभूत ढांचा आधारभूत ढांचा, ये था क्या। देखो पार्लियामेंट ने ये कहा था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था संसद को कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के आधारभूत ढांचे को टच नहीं कर सकते। यानी कि जो चीज़ आधारभूत ढांचे का पार्ट होगा आप उसको संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात कही थी। अब जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग बन गई, कब, वर्ष 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती के केस में। अब क्या हुआ, प्रस्तावना को क्या बना दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट बना दिया। पहले हमने क्या बनाया, 1973 में संविधान का भाग बनाया। अब संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा कब बनाया, वर्ष 1994 ईस्वी में बॉम्बई SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को माना गया है। देखो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को क्यों माना गया है, क्योंकि इनको मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है और साथ ही साथ हाई कोर्ट को भी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 में यह शक्ति प्राप्त करता है और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में यह शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिट जारी करने के मामले में, ध्यान से सुन लेना, रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन से रिलेटेड ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है। यानी कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन से अगर अलग मामला है तो उसमें भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसी शक्ति नहीं है। तो रिट जारी करने के मामले में किसके पास में ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट के पास में ज़्यादा पावर है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और साथ ही साथ वहाँ पर क्या बात लिखेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो मैं आपको आर्टिकल 226 दिखाता हूँ, ये रहा आर्टिकल 226। इसमें क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि भाग 3 के द्वारा प्रदत्त, भाग 3 में कौन कौन सी वो है कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर ही आप क्या करोगे, रिट जारी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी, यानी कि फंडामेंटल राइट से अलग के जो प्रयोजन हो सकता है और कुछ भी, उसके लिए भी आप रिट जारी कर सकते हो। और रिट कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार की, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमदेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट की पावर किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता लिया गया है, तो कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। देखो आर्टिकल 14 को पूरा देखो कि पूरा क्या लिखा गया है, विधि के समक्ष समानता। विधि के, इसमें 2 फ्रेज यूज की गई हैं, एक तो विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधियों के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है ये वाली, विधि के समक्ष समता ये वाली ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, और जो विधि के समक्ष विधि के समान संरक्षण है इसको लिया गया है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दोनों की दोनों फ्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकते हैं आपसे। विधि के समक्ष समता कहाँ से, ब्रिटेन से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया है, यूएसए से, अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, स्पर्शता का अंत। स्पर्शता का अंत कहाँ पर है, अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17 में। यानी कि आप छुआछूत की जो भावना रखते हो उसका अंत करने की बात कही गई आर्टिकल 17 में। अगर आप किसी के साथ में ऊंच नीच का व्यवहार करते हो, जातिगत व्यवहार करते हो, तो आपको कानून के तहत सजा भी दी जा सकती है। तो इसका अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहाँ पर है, आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कहाँ पर है, आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट,
प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, और बोलने की स्वतंत्रता राइट टू स्पीच। ये दोनों की दोनों कहाँ पर है? आर्टिकल 19 की 1 के सब क्लोज ए के अंतर्गत। चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? प्रेस को। जबकि लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। जो चौथा पिलर कहते हैं, फोर्थ पिलर, वो किसको बोलते हैं? प्रेस को बोलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहाँ है? आर्टिकल 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। दोनों के दोनों ध्यान रखना। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। किसके माध्यम से? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A अर्थात 21 कै को जोड़ा गया, जिसके माध्यम से एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाया गया। किस वर्ग के लिए? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अब हमारे संविधान में 21A जोड़ा गया। 21A यानी कि 21A क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट कहाँ पर आते हैं? 12 से लेकर 35 के बीच में है। तो 21A जोड़ा गया, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा फंडामेंटल राइट। अगर हमारे इस राइट का वायलेशन होता है तो हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाएंगे हम आर्टिकल 226 के तहत। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अगर आपके राइट का वायलेशन हुआ, रिट जारी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपको याद रखना है एक अनुच्छेद और है, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 भी एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्या है? DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें क्या बात कही गई है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे, यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या करेगा? राज्य उनकी देखरेख तथा शिक्षा देने का प्रयास करेगा। यानी कि आर्टिकल 45 में क्या बात कही गई है? राज्य 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनकी देखरेख तथा शिक्षा देने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर राज्य ऐसा नहीं कर सकता, आप उस बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? नेचर में नॉन जस्टिसिएबल है। जबकि फंडामेंटल राइट क्या है? अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, एक हमारा है आर्टिकल 51A के सब क्लोज के, याद आया? ये क्या है? ये क्या है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य है। जो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लेते? USSR से लेते। इसको कब जोड़ा गया था? इसको भी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसकी वजह से भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। ठीक है। अब इसमें क्या बात कही गई है? तो इसमें क्या कहा है? इसमें जो पेरेंट्स हैं और गार्जियन हैं उनकी ड्यूटी बनाई है कि क्या लिखा गया है? इट इज ए ड्यूटी ऑफ, मतलब कि इस तरीके से लिखा गया है, इट इज ए ड्यूटी ऑफ आवर पेरेंट्स एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। देखो मैं आपको तीनों अनुच्छेद दिखा देता हूँ। पहला अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख के लिए होगा। ये कौन बताता है? आर्टिकल 45। और वहीं आर्टिकल 51 टे यानी कि 51 के, ये क्या बताता है? माता पिता या फिर संरक्षण, यानी कि गार्जियन, यानी कि जो पेरेंट्स होंगे और गार्जियन होगा उनकी क्या होगी? ड्यूटी होगी। कहाँ से कहाँ तक? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या कराएंगे? शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये तीनों आर्टिकल ध्यान रखना, ये एजुकेशन से संबंधित है। और जब भी एजुकेशन से रिलेटेड आएगा कोई भी अनुच्छेद तो कौन सा होगा? 86 होगा। और 86 संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में बना था, इसके माध्यम से एक शिक्षा का अधिकार बनाया गया। और ये शिक्षा का अधिकार कब आया? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जो शिक्षा का अधिकार लाया गया था वो मतलब कि एक्ट बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? वर्ष 2009 में। और इसका नाम क्या था? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी
एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यानी कि हिंदी में बताऊं तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ये कब बना था? वर्ष 2009 में। इसको कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाने वाली बात। तो 14 से याद रखना, 14 से आएगा 24, तो आर्टिकल 24 का वायलेशन होगा। अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खनन वगैरह में लगाते हो तो वो क्या होगा? आर्टिकल 24 का वायलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और यही पावर किसको है? हाई कोर्ट को है। और वो रिट कौन सी है 5 प्रकार की? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर जारी कर सकते हैं। और आपको अभी बताया था कि हाई कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर होती है रिट जारी करने के मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर ही रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट के पास में अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करने का समादेश क्या कहलाता है? हैबियस कॉर्पस, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कराए उसकी गिरफ्तारी का कारण बताइए। अगर आपने 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को बिना जानकारी दिए उसको रखा है तो ये क्या होगा? वायलेशन होगा उसके फंडामेंटल राइट को, उसकी राइट टू फ्रीडम का क्या होगा? वायलेशन होगा। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाता है तो आप उसको, क्योंकि बंदी बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? उसके किसी भी जो परिचित व्यक्ति होता है, उसका कोई नियर बाई होता है, फैमिली का कोई मेंबर होता है, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, और गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है कि भाई हम इस वजह से गिरफ्तार करते हैं, आपको कोई बिना वजह के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका क्या कहलाती है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को मतलब कि क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पर है? भाग 4 में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पर है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब कि इनको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, इनको लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, राज्य के निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कहाँ पर लिखी गई है? आर्टिकल 38 में। और ये जो डीपीएसपी है वो कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल कर्तव्य वर्णित हैं भाग 4 में और अनुच्छेद 51A में। मूल कर्तव्य का मतलब क्या होता है? मूल कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमने कहाँ से ली थी? यूएसएसआर से। और ये कहाँ पर है? भाग 4A में, आर्टिकल 51A में। ठीक है, और यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये 15 कंट्री का ग्रुप है जो कि वर्ष 1951 ईस्वी में ब्रेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मूल कर्तव्य का विचार लिया गया कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में। देखो अभी बता रहा हूँ, ये कहाँ पर है? भाग 4A में। जब भी कभी आप कोई कैपिटल लेटर देखते हो इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, उनको क्या करा? संविधान में बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो जब इसको यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया कहाँ पर? भाग 4A में, यानी कि कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, तो इसको किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था।
और किसकी रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था? तो एक कमेटी का निर्माण होता, सरदार स्वंत सिंह समिति। सरदार स्वंत सिंह कौन थे? इंदिरा गांधी जी की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस समय पर। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसको सरदार स्वंत सिंह समिति कहा गया, और इस समिति के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब? वर्ष 1976 ईस्वी में। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ पर कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। जो ये एक मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य जोड़ा गया, इसको जोड़ा था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। और ये कौन सा था? ये वही था जो अभी बताया मैंने, ये वाला। ठीक है, एजुकेशन से संबंधित। ये क्या था? इसको 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, वो सॉरी एजुकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 10, क्योंकि 1976 में कितनी थी? 10, और बाद में जोड़ा 1, आज के समय पर होगी 11। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी? 11। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 देखोगे तो उसमें 3 प्रकार के अंगों की बात कही गई है, अर्थात संसद की। ये रहा भारतीय संविधान का आर्टिकल 79, और इसमें बताया गया है संसद के गठन के बारे में कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन, 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर बनेगी। ठीक है, क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी। ये 2 सदन कौन कौन से होंगे? राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये कहाँ पर जानकारी मिलती है हमें? आर्टिकल 79 ईस्वी में। वहीं आर्टिकल 79 में, वहीं पर अगर आप आर्टिकल 80 भी देखोगे तो उसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बात कही गई है कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होगी, उसमें कितने सदस्य होंगे। तो 238 से सदस्य तो क्या होंगे? राज्यों से होंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होंगे, और जो ये 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे वो कहाँ से होंगे? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी सीट होंगी? 250 होंगी। 238 राज्यों से और 12 नॉमिनेट होंगे, और 12 नॉमिनेट कहाँ से होंगे? साहित्य, विज्ञान और कला से संबंधित होंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का जो परमानेंट और स्थायी सदन है वो है राज्यसभा, और राज्यसभा की संरचना कहाँ पर देखने को मिलती है? आर्टिकल 81 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 80 में। नेक्स्ट, संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन कहलाता है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? आर्टिकल 81 में। जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 81 देखोगे तो उसमें क्या है? लोकसभा की संरचना के बारे में कहा गया है कि इसमें कहाँ कहाँ कितनी सीट होंगी, ये देखो। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी कि ध्यान रखना, सबसे पहले 79 में क्या बताया गया है कि संसद के बारे में, संसद किससे मिलकर बनेगी? एक प्रेसिडेंट से, दूसरा राज्यसभा से, और तीसरा लोकसभा से। फिर राज्यसभा को आर्टिकल 80 में बताया गया है और लोकसभा को आर्टिकल 81 में। ठीक है, जो लोकसभा है वो क्या होता है? निम्न सदन होता है, और इसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं क्योंकि ये जनता के द्वारा डायरेक्ट जो इसके प्रतिनिधित्व होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही इनको बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट, संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था किसने? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था, जिसकी नींव कब रखी गई थी? 1921 ईस्वी में। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने सन 1927 में 18 जनवरी को संसद भवन का उद्घाटन किया था। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? सर हर्बर्ट बेकर ने और एडवर्ड लुटियंस ने। कब? 1921 ईस्वी में। और इसका उद्घाटन कब किया गया? 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, और ये जो संयुक्त बैठक का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया था हमने? ऑस्ट्रेलिया से।
ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत की जाती है वो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में होती है। जबकि आप देखोगे जो संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल होता है उस पर जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को? राष्ट्रपति। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है ये भी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता उसकी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन के जो निर्णय हैं वो सिंपल मेजोरिटी अर्थात साधारण बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। साधारण बहुमत का मतलब हुआ कि 50% +1 के आधार पर। जैसे सपोज कीजिए कि 150 बंदे हैं तो 150 बंदों का जो बहुमत होगा वो कितना होगा? 50%। 50% का मतलब क्या हुआ? 1/2 और +1 तो 150 +1 यानी कि 151, यानी कि ये हुआ बहुमत का आधार। 151 कम से कम चाहिए, ठीक है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल का होता है जिसकी अवधि 1 घंटे की होती है। शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल देखो 12 से 1 के बीच में होता है, एकदम से प्रश्नकाल के बाद में। देखो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला। जब आप इसमें देखोगे 11 से 12 के बीच में, जो 11 से 12 का समय है इसमें प्रश्नकाल होता है यानी कि क्वेश्चन आवर बोलते हैं। जैसे ही 12 से 1 बजते हैं तो 12 से 1 के बीच में होता है शून्यकाल और 1 से 2 के बीच में होता है लंच। ध्यान रखना, सबसे पहले होता है प्रश्नकाल, उसके बाद में शून्यकाल 12 से 1 के बीच में, फिर होता है लंच और उसके बाद में 2 से लेकर 6 बजे तक होता है लोकसभा का कार्य प्रणाली और 2 से 5 तक होती है राज्यसभा की। ये बातें ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि विधि निर्माण और विधेयक पारित होते हैं और इसमें क्या होता है? सरकारी कार्य या फिर विधि के कार्य ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी कब? यदि वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना सूचना दिए। किसको? सदन को। यदि कोई सांसद सदन को बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या समझी जाएगी? रद्द समझी जाएगी। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। कितने टाइम पीरियड के लिए? 6 माह के लिए। अगर वो 6 माह तक किसी का मतलब कि किसी एरिया से निर्वाचित होकर नहीं आता तो उसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो मैक्सिमम कितने दिन तक हो सकता है? वो 6 माह तक हो सकता है। नेक्स्ट, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 6 माह। नेक्स्ट, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GSR।